अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी, सनातन धर्म पर सुधांशु त्रिवेदी का अब तक का सबसे ताकतवर भजन अमेरिका में भी लर्ज जाएगा। और अभी वीडियो देखते हैं और व्यू बाद में देंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। लेट्स स्टार्ट। लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों की कृपा। लक्ष्मी जी भी कमल पे विराजती हैं और सरस्वती जी भी कमल पे विराजती हैं। तो जब तक कमल खिला रहेगा तो ये ओएसीडी के सारे अनुमानों को फेल करते हुए हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हर दृष्टि से हो जाएंगे, सिर्फ पेइंग पावर पैरिटी के हिसाब से नहीं होंगे। और इतना ही नहीं, हम अमेरिका को सिर्फ इतना ही नहीं देते हैं। जैसा कि अभी मोहित जी कह रहे थे कि भाई मैं तो बिजनेस का व्यक्ति हूं, तो समाज, राजनीति, आध्यात्म, इस विषय पर तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो बताता हूं कि बिजनेस और आध्यात्म का भी हमारे यहां कैसा कनेक्शन है। हम सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो उसका ओनर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। जो लोग आईफोन यूज करते होंगे पता होगा कि एप्पल का फाउंडर कौन था? स्टीव जॉब्स। अब ये मार्क जुकरबर्ग ने खुद कहा कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उनसे कहा था कि अगर जिंदगी में कभी इतना बुरा वक्त आ जाए कि तुम्हें लगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है, पूरी तरीके से हताश हो गए हो, तो ऐसा करना, भारत में जाना, वहां नैनीताल जिले में कैची में नीम करोरी बाबा का एक आश्रम है, वहां जाके तुम्हें एक नई ऊर्जा मिलेगी। और मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि मैं आया, वो दौर जब आया और मुझे एक नया कॉन्फिडेंस मिला और जाके फिर मैंने नए सिरे से यह रचना प्रारंभ की। तो हम बिजनेस के साथ साथ हम यह भी देते हैं, तभी हमने कहा कि हम सोने की चिड़िया के साथ साथ जगत गुरु भी बनेंगे। यही हमारा भवितव्य है। यहां अहिल्याबाई होलकर जी का पुण्य स्थान है। आपने अहिल्याबाई जी का नाम किसके नाम पे पढ़ा? अहिल्या जी के नाम पे पढ़ा। हम सब ने वो कहानी सुनी। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। इंद्र ने आकर संपर्क स्थापित कर लिया, इसलिए वो पत्थर बन गई। फिर भगवान राम के द्वारा उनकी मुक्ति हुई। कितना गलत है, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता था, यही दिमाग में भरा हुआ है ना। पर आप में से किसी ने कभी ध्यान दिया कि अहिल्या शब्द और गौतम शब्द और राम शब्द का अर्थ क्या है? अहिल्या का अर्थ होता है जिसे हिलाया ना जा सके। देखिए, यह सब हमारे अंदर की चेतना के द्वंद्व का प्रकटीकरण है। क्योंकि जब भगवान जन्म लेते हैं तो केवल एक सामान्य, उसे लीला क्यों कहते हैं? वो एक एक जून के जीवन की घटना हमारे अंदर की चेतना का एक प्रकटीकरण है। मन की वह अवस्था जिसे विचलित नहीं किया जा सके, जिसे जरा भी हिलाया ना जा सके, वह है अहिल्या। जब मन उस अवस्था में पहुंचता है। अहिल्या किसकी पत्नी है? गौतम ऋषि की। तम शब्द का अर्थ क्या है? अंधकार। गो का अर्थ होता है जाना। जब आप अंधकार के परे चले जाते हैं और ज्ञान के प्रकाश का साक्षात्कार करते हैं, तब चेतना उस अवस्था में पहुंचती है जिसे विचलित नहीं किया जा सकता। यह गौतम और अहिल्या के पति पत्नी होने का अर्थ है। और इसमें एक और बात है, आपको नहीं पता होगा। यह अंग्रेजी का जो गो शब्द है ना, जिसका मतलब जाना, वो संस्कृत के गो से निकला है। यही गो शब्द का अर्थ है जाना। गौतम का यही अर्थ है, तम के परे जाना। 10 बार आया है रामचरितमानस में, गो गोचर लग जा मन जाई तो जानो माया भरमाई। मगर हमारे दिमाग में भरा है कि गो अंग्रेजी का शब्द है। हमारे यहां गोचर, ग्रहों की गति को गोचर कहते हैं ना। आज का गोचर, ज्योतिषी से पूछे, कहता आज का गोचर, ये सब गो शब्द जाने से बना है। अब इंद्र कौन है? इंद्र शब्द का अर्थ जानते क्या है? बहुत बार हम लोगों ने सुना, खूब हमारे यहां कहानियों में है कि जैसे ही कोई एक ऋषि तपस्या करने लगा तो इंद्र ने जो है अपना अप्सराएं भेजकर उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, क्योंकि इंद्र का आसन डोलने लगा। इसका क्या अर्थ है? इंद्र शब्द का अर्थ जानते क्या है? आपने ईंधन वर्ड सुना है? फ्यूल के लिए यूज होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ईंधन शब्द इंद्रन शब्द का अपभ्रंश है। इंद्रिय शब्द इंद्र से निकला है। हमारी सारी सांसारिक इंद्रियों की जो सोर्स एनर्जी है, दैट इज इंद्र। और जब कोई तपस्या करता है तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो इंद्र का आसन डोलता है, यानी इंद्रियों की सत्ता कमजोर पड़ती है। तो बाय लॉ ऑफ इनर्शिया इंद्रियां सबसे ज्यादा तेजी से उसके ऊपर इनर्शिया बैक फोर्स मारती हैं। और वो सबसे ज्यादा किस पे मारेंगी? मानसिक रूप से मानेंगे, कि वो मन सबसे प्रबल इंद्रिय है। इसीलिए कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा कि अप्सराओं के नाम क्या? मेनका, जहां पर मन एकाग्र हो, उर्वशी, हृदय को वश में करने वाली। ये सब प्रवृत्तियां हैं जो जाकर हमारे मन पर अटैक करती हैं। तो जैसे ही इंद्रियों की शक्ति
जब आप अंधकार के परे चले गए और उसे विचलित नहीं किया जा सकता था, यदि इंद्रियों की शक्ति के प्रभाव में आ गए तो क्या हुआ? पत्थर का क्या हुआ? चेतना शक्ति का लोप हो गया। आप पदार्थ यानी सांसारिक शक्ति के रूप में रह गए। जो आध्यात्मिक चेतना थी वो चली गई। अब आध्यात्मिक चेतना दोबारा कब मिलेगी? राम शब्द का अर्थ जानते क्या होता है? हिंदी या संस्कृत में शब्द है, रम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है रमना। रमनते इतराम, रमणीक स्थान, रमता जोगी, यानी किसी भी चीज जिस चीज में सेटल्ड होती है उसको रमना कहते हैं। इसीलिए राम शब्द का तात्विक अर्थ है रमनते इतरामा, अर्थात वह तत्व जिसमें सारा संसार सेटल्ड है। फिर यानी वही डिवाइन एलिमेंट विच बिहोल्ड्स द एंटायर यूनिवर्स, फिर जब उसके साथ दोबारा संपर्क होगा, दैट कॉन्शियस एनर्जी विल रिवाइव और वर्ल्डली एनर्जी विल डिसअपियर। मगर हमारे दिमाग को क्यों, अब ये क्यों, किन ने पढ़ाया गया जानते क्यों? 1854 में कार्ल मार्क्स ने एक आर्टिकल लिखा है शिकागो हेराल्ड ट्रिब्यून में कि हिंदू जाति चाहे जितनी भी समृद्ध हो, पर वो नंदी, बैल, बंदर, हनुमान और हाथी गणेश को पूजने वाले इसी लायक थे कि उनके ऊपर हुकूमत की जाए, क्योंकि वो मूर्ख थे। मान्यवर, हम मूर्ख नहीं थे, इतना समझने लायक बुद्धि आपके पास नहीं थी, क्योंकि आपने ना कभी भारत में आए, ना आपने भारतीय संस्कृति पढ़ी, ना आपने संस्कृत पढ़ा, और आपने कुछ नहीं पढ़ा, और उसके बावजूद बैठे बैठे व्याख्या दे दी। और मैं पुनः यह बात चुनौती से कहता हूं, किसी मार्क्सवादी ने वैदिक संस्कृत पढ़ी ही नहीं। जैसे कोई आईआईटी या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर बीटेक करे नहीं और इंजीनियरिंग पे भाषण देने लगे, उसी प्रकार कोई मार्क्सवादी बताए उसने किस वैदिक गुरुकुल में जाकर वैदिक संस्कृत पढ़ी है और फिर वेदों पे कमेंट्री की है, अंग्रेजी में पढ़ के वेदों पे कमेंट्री की है। ऐसे महान महान लोग हैं। और वो मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, जब राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं, जब लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, तो दोनों पक्षों से कहा गया कि आप अपने अपने इतिहासकार ला सकते हैं। तो हमारी तरफ से जो इतिहासकार थे उसमें देवेंद्र स्वरूप जी थे, एसपी गुप्ता थे, ग्रोवर साहब थे, डॉक्टर हर्ष नारायण थे। उधर से ऑब्वियस कौन थे? सूरज भान थे, आर एस शर्मा थे, रोमिला थापर थी, यही सब लोग, जिनको डीएन झा वगैरह, ये लोग स्वयं नहीं अपीयर होते थे, अपने प्रतिनिधियों के थ्रू होते थे। अब भाई देखिए, कोर्ट में तो राजनीति नहीं चलेगी। कोर्ट ने पूछा कि आप राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर आए हैं, तो आप पहले यह बताइए कि आपका हिस्ट्री में विषय क्या है, एंशिएंट इंडिया विषय है क्या? तो उसमें से ज्यादातर लोगों लिख के दीजिए एंशिएंट इंडिया हमारा विषय नहीं है। अब वहां खुदाई का विषय था, तो आपको पता होगा हिस्ट्री में दो ब्रांच होती ना, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर। तो आर्कियोलॉजी खुदाई से डील करती है। उनसे पूछा गया आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं? नहीं जी, हम उसके एक्सपर्ट भी नहीं, हमें आर्कियोलॉजी नहीं आती, यानी खुदाई वाला विषय हमें नहीं पता। चलिए, तो कल्चर का पता होगा। अब कल्चर तो किसी लैंग्वेज में लिखा रहता है। सारे डॉक्यूमेंट्स दो ही भाषाओं में थे, संस्कृत और फारसी। और मजे की बात है, सबने ये लिख के दिया है कि फारसी नहीं, उन्हें संस्कृत भी नहीं आती है। यानी ना खुदाई जानते थे, ना लिखाई जानते थे, और दावा ये सारी खुदाई जानते थे। वो आके हमको समझाते थे, जबकि हमारी तरफ से लोग ऐसे थे जो संस्कृत भी जानते थे, फारसी भी जानते थे। डॉक्टर हर्ष नारायण श्रीवास्तव को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जितने बड़े संस्कृत के विद्वान थे उतने बड़े फारसी के विद्वान थे। इसलिए जब बाबरी मस्जिद वाले कोई डॉक्यूमेंट देते थे फारसी का और उसका ट्रांसलेशन करके देते थे, तो डॉक्टर हर्ष नारायण को दिया जाता था टू वेट दैट ट्रांसलेशन, कि भाई जो ये ट्रांसलेशन है ये यही है या इसमें कोई एक आध नुक्ते का हेरफेर है। इससे आप समझिए कि किस प्रकार की चीजें हमारे दिमागों में भरी गई, और हमारा दिमाग किस तरीके से उन सारी चीजों से इफेक्ट हो गया, और किन लोगों ने भरी जिनको उसका कुछ भी एबीसीडी नहीं आती थी। वैसे ऑन द लाइटर नोट में कहूं, जब ये देवी अहिल्या जी वाला उल्लेख आता है, तो तुलसीदास जी का जो पूरा साहित्य है ना, वो पूरा एक गंभीर राम भक्त साहित्य माना जाता है। पर एक ही आध जगह तुलसीदास जी ने हास्य रस का भी उल्लेख किया है। कवितावली में वो लिखते हैं कि जब भगवान राम चित्रकूट पहुंचते हैं, तो वहां के जब साधु सन्यासियों को पता चलता है कि भगवान राम आए हैं, तो वो बेचारे वर्षों बरस से व्रत कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो उनको लगा कि इनके पैर के स्पर्श होने से कोई पत्थर की शिला स्त्री बन जाती है। तो सब एक एक शिला लेके आ गए कि शायद ये एक सुंदर स्त्री बन जाए तो मेरा भी जीवन जो कष्ट का है, कोई मुझे भी अच्छे ढंग से हमारा सहयोग करने के लिए मिल जाए। तो उसको उन्होंने लिखा है कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, और गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिबे मुनि वृंद पखारे, होए हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, और कीन भली रघुनायक जीव करना करी कानन को पगधारे। तो मतलब उन्होंने हास्य का भी प्रयोग किया। ये तो एक चीज हुई। अब दूसरी बात आई है, जिस जमाने में देवी अहिल्याबाई होलकर यहां पे रूल कर रही थी, 18वीं सेंचुरी, आपको पता है उस समय यूरोप में क्या था? 1542 से
वहां पर विच क्राफ्ट एक्ट था। विच क्राफ्ट एक्ट का मतलब होता किसी भी महिला को चुड़ैल घोषित करके जला दिया जाता था। और वो समय जब भारत में चाहे रानी अहिल्याबाई हो, रानी दुर्गावती हो, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो, वो मध्यकाल का दौर, चाहे छोटे मोटे राज्यों की रानी अबक्का हो या रानी लक्ष्मीबाई हो, वो यहां शासन कर रही थी। और वो लोग, और कौन, कोई भी चर्च घोषित कर देता था कि ये चुड़ैल है और उसको जला दिया जाता था। ये बाई पार्लियामेंट ये एक्ट था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट है। और आपको पता है वो एक्ट कब तक रहा है? 1951, 1951 में वो एक्ट रिपील किया गया है। और वो लोग हमको ज्ञान देते थे कि महिला समानता आपके यहां नहीं है, महिला समानता तुम्हारे यहां थी। आपको पता है अंग्रेजी का ये शब्द विच हंट आप सबने सुना होगा। ये विच हंट शब्द उसी विच क्राफ्ट एक्ट से निकला है कि किसी भी औरत को विच घोषित करके फिर उसको पकड़ना और पकड़ के मौत के घाट उतार देना। हकीकत यह है कि विच हंट करने वालों ने हमारे खिलाफ विच हंट किया है कि हमें कहां कहां पे नीचा दिखाया जा सकता है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे यहां स्थिति यह थी, ये तो हुई रूल करने की बात। वैदिक काल में 20-22 ऐसी विदुषी महिलाएं हैं, गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्रेयी, जिन्होंने बाकायदा वेदों पर व्याख्यान किया है, शास्त्रार्थ किया है। याज्ञवल्क्य का गार्गी के साथ शास्त्रार्थ, संध्या का ऋषि मेधातिथि के साथ शास्त्रार्थ। हम चुनौती के साथ कहते हैं दुनिया में कोई दूसरी धर्म संस्कृति बताइए जो धर्म ग्रंथ के ऊपर पहले तो डिस्कशन का पावर देती हो और डिस्कशन का पावर महिला को देती हो। फिर उन्होंने हमको समझाया कि साहब आप जो थे वो समानता नहीं देते थे। और उससे भी बड़ा, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि सबसे प्रख्यात शास्त्रार्थ कौन है? आचार्य शंकर और मंडन मिश्र का। और उसमें न्यायाधीश कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। अब बताइए दुनिया में कहीं ऐसा है कि धर्म के ऊपर, धर्म ग्रंथ पे डिस्कशन का स्कोप हो और उस डिस्कशन के स्कोप पे पार्टिसिपेट करने का ही नहीं, ज्यूरी बनने का, चीफ ज्यूरी बनने का अधिकार किसी स्त्री को होता हो? यह सिर्फ हमारे यहां था। इसलिए उसके बाद हमें यह समझाया गया कि साहब नहीं, आप जो थे वो समानता के पक्षधर नहीं थे, हम समानता के पक्षधर थे। जबकि हमारे यहां तो महानता यह है कि विश्व की किसी भी सभ्यता या संस्कृति की कल्पना की पराकाष्ठा क्या होती है? वो होती है उस संस्कृति के द्वारा की गई ईश्वर की परिकल्पना। और मैं विनम्रता से पर दृढ़ता से कहता हूं, विश्व की सभी संस्कृतियों में ईश्वर सिर्फ पुरुष है। स्त्री तत्व का कोई स्थान ईश्वर में नहीं है। सिर्फ हमारे यहां अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है भगवान शंकर में। और वो किस प्रकार का स्वरूप है, जिसको कालिदास ने अपने कुमार संभवम के प्रथम श्लोक में लिखा है, वागार्थमि संप्रक्तो, रघुवंश में, वागार्थमि संप्रक्तो वागार्थमि प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात भगवान शंकर में शंकर पार्वती के रूप में वह अर्धनारीश्वर स्वरूप उस प्रकार मिलकर संसार की रचना करता है जैसे वाक और अर्थ, जैसे कविता में शब्द और अर्थ। अकेले अर्थ का कोई औचित्य नहीं जब तक शब्द में व्यक्त ना हो, और शब्द का कोई मीनिंग नहीं जब तक उसका कोई अर्थ ना हो। तो आप यह समझिए कि इस प्रकार का जहां पर इवन अगर आप में से जो लोग हिंदी साहित्य पढ़े होंगे तो निराला की वो प्रसिद्ध कविता आपको याद होगी ना, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गत सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। तो आप ये सोचिए जहां पर इतना सुंदर सामंजस्य, जहां पर कोई स्थान ही नहीं, वो आके हमको ये समझाते हैं कि साहब आप जो थे वो समानता के पक्षधर नहीं थे। अब दूसरी चीज हमें क्या समझाया जाता है, जो विष हमें अपने दिमागों से निकालना है, कि हम ज्ञान के नहीं थे, हम वैज्ञानिक नहीं थे, हम अवैज्ञानिक थे, हम इलॉजिकल थे। और जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है कि आप ये देखिए जितने बड़े बड़े विज्ञान की खोज हुई। अब उदाहरण के लिए मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये अगस्त का महीना एक और चीज के लिए भी जाना जाता है। मैं सिर्फ आपको दो उदाहरण दूंगा। एक, एटम बम का पहली बार प्रयोग 6 अगस्त को हिरोशिमा पे हुआ था। Who was considered the father of the atom bomb? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। और जब 16 जुलाई 1945 को अमेरिका में बिकनी हिल पे पहला एटम बम का सक्सेसफुल प्रयोग हुआ था, उसको देखने के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने पहला शब्द बोला था कि मुझे भगवत गीता का वह श्लोक याद आ रहा है जिसमें भगवान ने कहा है यदि सृजन मैं हूं तो विनाश भी मैं ही हूं। वह वेद और गीता को पढ़ता था। कौन? फादर ऑफ द
एटॉमिक वेपन। और आजकल फिल्म चली हुई ना रॉकेटरी, आप में से बहुतों ने देखी होगी। सबसे कठिन विषय विज्ञान का किसको माना जाता है? रॉकेट साइंस। अब आपने कभी सुना है कि फादर ऑफ द रॉकेट साइंस किसको कहा जाता है? एक जर्मन वैज्ञानिक था वर्नर वॉन ब्रॉन, जिसने सबसे पहले रॉकेट इंजन बनाया, उसको कहा जाता फादर ऑफ द रॉकेट साइंस। और वर्नर वॉन ब्रॉन का जो गुरु था वो एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था हरमन ओबर्थ। और हरमन ओबर्थ ने यह कहा है कि वो ज्ञान के लिए वेद और उपनिषद को पढ़ता था। यह बात जानते हैं कहां लिखी है? एक यूरोपियन साइंटिस्ट है इरिक वॉन डाइकन, जिसने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ गॉड में लिखी है। यानी रॉकेट साइंस जिसको सबसे कठिन साइंस माना जाता था, उसके फादर यानी फादर ऑफ रॉकेट साइंस का गुरु कहता है कि हम ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ते थे। और यह कहने वाला एक यूरोपियन साइंटिस्ट है, इसमें कोई इंडियन नहीं है और संघी भाजपाई तो कोई नहीं है। आप समझिए ज्ञान का इतना बड़ा स्रोत जहां पर हो, और वहां पे हमको यह समझाया जाता है कि साहब आप ये बताइए धरती गोल है। ये क्या कहा जाता है कि साहब पहले यूरोप वालों ने हमको बताया कि धरती गोल है, जबकि मैं किसी के भावना आहत नहीं करना चाहता, पर लिखा तो वहां किताब में आज तक है कि धरती चपटी है और धरती स्थिर है। खैर कोई बात नहीं, हमारे यहां ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो नाम से ही गोल है, मतलब कहीं कोई संदेह ही नहीं है कि गोल था। दूसरा, आपने वाराह अवतार देखा होगा, तो वाराह के दांत में फंसी हुई धरती गोल है कि चौकोर है? तो सदैव से गोल है। उसके बावजूद हमें समझाया जाता है कि गोल धरती है, ये उन्होंने हमको बताया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतना ज्यादा हमारे दिमागों में विष भरा है, हमें कभी यह बात समझ में नहीं आती है कि विष किस किस करीने से भरा गया है। अब वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाठ्य पुस्तकों से भरा गया है, अरे वो हमें लेखों से, कहानियों से, फिल्मों से, सबसे हमारे दिमाग में भरा गया है। और वो इस ढंग से भरा गया है कि हमें तो पता भी नहीं लगता है कि ये कब हमारे दिमाग में इम्प्रिंट कर दिया गया। जैसा कि मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, 1970 के बाद की एक फिल्म बताइए जिसमें भगवा वस्त्रधारी पॉजिटिव रोल में हो। बाकी तो छोड़िए, कंठी माला पहने हुए, धोती कुर्ता पहने हुए, तिलक लगाए हुए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में हो। चुनौती से पूछता हूं, टिपिकल अटायर ऑफ ए विलेन। और छोड़िए, पूर्ण भारतीय वेशभूषा की महिला, यानी जो सिंदूर भी लगाए हो, बिंदी भी लगाए हो, मंगलसूत्र पहने हो, साड़ी पहने हो, वो एक दुष्ट सास या भाभी होगी। देख लीजिएगा, सब टीवी सीरियल से लेके और फिल्मों तक। और जो अंग्रेजी बोलने वाली कोई भी, या जिसके पूरे उसमें आचरण में और वेशभूषा में कोई भारतीय चित्र नहीं दिख रहा होगा, वो सबसे बेहतर होगी। कभी आपने सोचा? इतना ही नहीं, बताइए, ज्यादातर फिल्मों में प्रोफेसर बेवकूफी होगा, सनकी होगा, वो वीरू सहस्त्रबुद्धे ही होगा। बताइए, साइंटिस्टों को, सिर्फ आप ये मंगलयान और रॉकेटरी जैसी फिल्में छोड़ दीजिए जो साइंटिस्टों पे बेस्ड थी, हमेशा साइंटिस्ट सनकी दिखाया जाएगा। हमेशा फौजी जो डिसिप्लिन होगा, उस डिसिप्लिन फौजी का मजाकी दिखाया जाएगा। 80% फिल्मों में सरदारों का मजाक उड़ाया जाएगा। कभी आपने एक कलेक्टिव सोचा है कि कितने करीने से हमारे दिमागों में, और धर्माचार्य तो धूर्त होगा ही होगा, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु ही नहीं है। आप ये सोचिए कि किस ढंग से हमारे दिमागों में चीज भरी जाती है। और वो सिर्फ इतनी ही नहीं होती है, वो लैंग्वेज तक हमारे दिमाग में ऐसी भरी जाती है कि हम वो भूल जाते हैं पिछले 3 पीढ़ियों से सुनते सुनते इबादत, मोहब्बत, इश्क, ये सब शब्द जो हमारे परदादाओं ने कभी नहीं सुने थे, वो सब हमारे दिमाग में ऐसे बस गए कि अगर हम शुद्ध हिंदी के कोई शब्द प्रयोग करने लगे तो लोग उसके ऊपर कहने लगते, अरे भाई ये आप क्या करने लगे, सरल हिंदी बोलिए। सरल हिंदी का मतलब क्या? जिसमें अंग्रेजी और फारसी के शब्द मिले हुए हों, वो सरल हिंदी है। और सरल हिंदी और शुद्ध हिंदी से अंतर क्या पड़ता, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मैं परसों, अभी आपने बताया ना, आज तक ने सर्वे किया था, तो उसमें भारत और काल और अमृत शब्द 3 बार आया था। वो सबसे ज्यादा 3 शब्द जो आए थे, उसी समय बाई चांस वो दिखाने लगे कि कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। तो पहले हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, तो क्या कह रहे थे? पुष्प वृष्टि करो। अब अगर आपने संस्कृत में हिंदी पढ़ी तो समझने में कोई समस्या नहीं आएगी, पुष्प वृष्टि। फिर वो कह रहा है अपूर्व दृष्टि, ये अपूर्व दृष्टि दिखाई पड़ रही है। तो जब आप संस्कृत निष्ठ हिंदी पढ़ते हैं तो भारतीय भाषाओं के साथ ज्यादा जुड़ते चले जाते हैं।
ना कि डिस्कनेक्ट होते चले जाते हैं। मैं दिल्ली में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने एक शब्द वितंडावाद प्रयोग किया, और आपको आश्चर्य होगा कि जितने अंग्रेजी के पत्रकार थे दिल्ली के, उन्होंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वितंडावाद। और ये मेरे लिए आश्चर्य का विषय था कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पत्रकारों ने कहा कि तेलुगु और तमिल दोनों में वितंडवाद शब्द है और उसी अर्थ में जिस अर्थ में हिंदी में प्रयोग होता है। अब बताइए, शुद्ध हिंदी बोलने से आप भारतीय भाषाओं के नजदीक जाते हैं कि दूर जाते हैं? आप मुंबई जाते हैं तो क्या लिखा रहता है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, और हिंदी में हवाई अड्डा। हवाई अड्डा बेहतर हिंदी, विमानतल। आप शुद्ध हिंदी पढ़ेंगे तो विमानतल में कोई समस्या नहीं आएगी। हम कहते हैं अस्पताल, वहां लिखा रहता है रुग्णालय। रुग्ण का मतलब रोगी होता है। आप अगर संस्कृत निष्ठ हिंदी पढ़े होंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और ये मैं आपको एक उदाहरण ही बताता हूं। जब सुषमा स्वराज जी थी तो एक बार हमने उनसे पूछा कि आपने इतनी जल्दी कन्नड़ कैसे अडॉप्ट कर लिया, आप कन्नड़ में भाषण कैसे देने लगी थी? तो इससे पहले कि वो बोलती, उनके पति ने कहा कि इनका संस्कृत का बेस बहुत स्ट्रांग था, तो सबसे पहले कन्नड़ में बहुत सारे शब्द जो संस्कृत के हैं उन शब्दों को पिकअप किया और उनको केंद्रित करके भाषण का निर्माण किया, और उसके बाद भाषण लिखा देवनागरी लिपि में, और उसके बाद उन्होंने बहुत जल्दी अडॉप्ट करके बोलना शुरू कर दिया। तो आप सोचिए कि यह भाषा किस ढंग से जोड़ती है और भाषा किस ढंग से आपके दिमाग को पल्यूट भी करती है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, आज एक और भी खतरा चल रहा है। आज आपने देखना शुरू नहीं किया कि हर टीवी एड में भी ये छोटे छोटे बच्चे, 7 या 8-9 साल का बच्चा अपने मां बाप को ज्ञान देता है? ये क्यों है? आपको लगता है ये ऐसे ही हल्के में है? नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि परिवार को तोड़ना है। तो 10-15 साल के बाद वही तो जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं, हमें ही सब कुछ पता था, हमारे माता पिता को कुछ नहीं पता था। जैसे मैं ये एक उदाहरण भी आपको देना चाहता हूं, ये बात मैंने एक बार पहले भी बोली है। अभी हरनाज संधू को मिला है मिस वर्ल्ड का पुरस्कार, वरना इससे पहले 1994 से 2003 के बीच में ढेर सारी भारतीय लड़कियों को मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स मिला, उसके बाद गायब हो गया। यानी सुंदर लड़कियां ना 1994 से पहले पैदा होती थी, ना 2003 के बाद। यह आपको लॉजिकल लगती है बात? नहीं जी, 1991 में नई अर्थव्यवस्था आई, भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो कहां से पैसा आएगा? क्योंकि ना हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो बाकायदा कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर है कि बेसिकली पैसा कहां से आएगा मार्केट में। तो उस समय यह आया कि जो भारतीय परिवार हैं उनकी जो एवरेज सेविंग है 19 से 20% है। यानी एक औसत भारतीय परिवार लगभग 20% अपनी आय का बचाता है। अब वो उसमें से अगर हम 10% निकाल के मार्केट में ले आए तो मार्केट में इनिशियल फ्लो ऑफ मनी आ जाएगा। अब यह रिसर्च किया गया कि वो बचत के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित कौन करता है, तो उसमें कहा गया कि घर की महिला सबसे ज्यादा प्रेरित करती है कि पैसा बचा के रखो। अब कहा गया कि जो नेक्स्ट जनरेशन की जो महिलाएं हैं, यानी लड़कियां जो आज हैं, उनको किस तरीके से इंटरनेशनलाइजेशन और मार्केट के अंदर जो खर्चा होना है उसकी तरफ हमें प्रेरित करना है। उस तरफ घुमाने के लिए ये सब कुछ हुआ और अचानक बंद हो गया। और विष कैसे आपके दिमाग में फैलता, मैं एक छोटी सी बात बताए दे रहा हूं। चलें जी, अभी वीडियो जो है वो रोकते हैं क्योंकि वीडियो लंबी है और अगला पार्ट भी करेंगे, और अगर आप लोग कहेंगे तो बाकी जो है वो अभी रिएक्शन देंगे हमारे सकलैन भाई। मेरे पर ही आना बहरहाल जी, क्योंकि ये बड़े ना आराम से सुकून से जो है ना पीछे टेक लगा के सुन रहा है, तो मुझे ये शक है कि इसको समझ ही नहीं आई होगी जी। नहीं, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, इस पे हकी सच्ची बात बोलूंगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, नो डाउट, क्योंकि आपके फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिलीजियस से रिलेटेड है ये चीजें जो है। और ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत मूवी के लिहाज से या मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू थोड़ा बहुत पता होगा। जो उन्होंने बेसिक चीजें जिनके ऊपर उन्होंने बातचीत की है, वार्तालाप की है, और जो माहौल अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर अपने रिलीजन के हिसाब से मैं देखूं, ठीक है, एज अ मुस्लिम, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने भी अडॉप्ट की हुई है। कुछ माशरे से की हैं, कुछ चीजें जो है फोर्सफुली अडॉप्ट की गई हैं, क्योंकि हमें डीपली अपने दीन के बारे में, मजहब के बारे में भी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमें नॉलेज मिल रही है अभी। और कुछ चीजों के ऊपर वो उजागर हो रही है, जैसे इन्होंने बीच में कहा कि यार ये ऐड चलाते हैं और उसके बाद मूवीज क्रिएट करते हैं, तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव करैक्टर को नेगेटिव ही क्यों बताया जाता है? हालांकि वो इन रियल लाइफ वो करैक्टर जो है बड़ा पॉजिटिव काम कर रहा होता है। एक फौजी को ले लें, उसकी आदत बताई जाती है कि मतलब वो स्ट्रिक्ट होगा,
टाइम पे जागेगा और इस तरह की हरकतें करेगा। जैसे हमारे माशरे में बोला जाता है कि आधे से ज्यादा फौजी जो बंदा होता है वो दिमाग से पैदल होता है। तो वो एक लॉजिक बनी हुई है, ठीक है। वही लॉजिक जो है एड्स में, मूवीज में हमें बहुत सारी चीजों में देखने को मिलती है। प्रोफेसर बताएंगे तो वो हिला हुआ बताएंगे, थ्री इडियट में जैसे साइंटिस्ट संत साइंटिस्ट जो है वो संकी संकी। प्रोफेसर जो है उनको भी उन्होंने वायरस का नाम दिया हुआ था। मीन्स के उनको डिग्रेड क्यों किया जाता है? लॉजिक इनकी ठीक होगी, नो डाउट, ये पढ़े लिखे इंसान है और उन चीज़ों को डीपली जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एज अ एंटरटेनमेंट उस चीज़ को यूज़ किया जाता है। और इसमें मिसकॉन्सेप्ट कहीं पे नहीं है ऐसा कोई मेरे ख्याल से कि उसको इतना लाइट आउट किया जाए कि मतलब कि उस फौजी को गलत क्यों बताया जा रहा है। भाई वो चीज़ें खासी हासिलियत वो चीज़ उसमें पाई जाती है। अब जो ये कास्ट के हैं, मैं एक बात करने लगा हूँ, ये एक एग्जाम्पल ही है। ए कास्ट के हैं, ये राजपूत कास्ट के हैं, मैं अवान कास्ट का हूँ, वो मलक कास्ट के हैं, ठीक है, वो जो है खोकर, ठीक है। अब कास्टों में ठीक है डिफरेंस है, अदाद भी डिफरेंट होती हैं। उस हिसाब से उनका रहन सहन, उनका बोलने का तरीका वो डिफरेंस है। और उनके ऊपर कुछ चुटकुले बने होते हैं, वानों के ऊपर बने होंगे, राजपूतों के ऊपर बने होंगे, ठीक है, खोखरों के ऊपर बने होंगे। राजपूतों के तो मजे लेते हैं ना तो ये। नहीं, मेरा मतलब है राणे पे बड़े बने वो होते हैं चुटकुले यहाँ वो पे मतलब पाकिस्तान चुटकुले में। बने होंगे। अब जरूरी नहीं है इसमें वो हासिलियतें पाई जाती हूँ, लेकिन वो एक माशरे ने कॉन्सेप्ट उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, उस चीज को, उस आइडिया को कि राजपूत राणे जो होते हैं वो इस तरह के एक्ट करते हैं, और सिख बरादरी के जो सिख हैं वो इस तरह के रिएक्ट करते हैं। फनी चुटकुले उनके ऊपर बने हुए यहाँ हैं पे कि ज्यादा पठानों पे होता है, इंडिया में ज्यादा सरदारों सिख पे होता है। सरदारों पे होता है। तो मीन्स कि वो एक कॉन्सेप्ट बन गया है। इसको अगर रिलेटेड करें कि हमें मतलब हमारी क्या लें कि संस्कृत को बिठाने की कोशिश की जा रही है, उसको डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, या हमारी हमें वो चीज भरी जा रही है। मेरे ख्याल में ये कहीं पे नहीं है कॉन्सेप्ट। हाँ, हिंदी वर्ड जो है, हिंदी संस्कृत अगर वो जो लोग पढ़ते हैं उनकी तो बड़ी वो थिक होगी, वो चीज जो है वो बड़ी डीप होगी, उसके ऊपर ग्रिप होगी उन लोगों की। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसको एज अ लैंग्वेज ही लेते हैं, कुछ ज्यादा इसमें वो डीप जाने की कोशिश नहीं, नहीं वो करते। यही बता रहे हैं ना, आप समझे नहीं, वो यही बता रहे हैं कि जो इंग्लिश बोलने वाला बंदा होता है वो कहते हैं कि वो वाह जी वाह। अगर वहीं पे कोई हिंदी बोलने वाला बंदा होगा तो उसको डिग्रेड करेंगे, उसको समझेंगे ये अनपढ़ जाहिल है। प्रेफरेंसेस नो डाउट, वो चीज ठीक ये है। जेनू में भरा गया है ये प्रेफ- चीज, वो यही तो कह रहे हैं ना कि ये चीज जेनू से निकालें, ये विष, ये जहर जो भर दिया गया है हमारे जेनू में, कि इंग्लिश बोलने वाला जो है वो बड़ा, जो है वो वो बड़ा वो कंसेप्ट मीर है, तो पाकिस्तान जो में भी, बड़ा पाकिस्तान में भी है। डिसेंट है, वही तो नहीं, पाकिस्तान में वो चीज, हर जगह ही है वो ना। लीड क्लास बताई जाती है इसमें इस्लामाबाद जो में। इन्होंने बताया ना, इन्होंने कहा कि मजहब धर्म जो अपना सियासत के साथ साथ अपने धर्म को जो है वो भी साथ रखें, वो उसको छोड़े ना। जरूरी है ना। वो आज तक ब्रिटिश जो है वो हमें डिग्रेड करते रहे हैं, लेकिन जो है वो ज्ञान हमारी किताबों से उन्होंने लिया, ये वेद है, पढ़ के उन्होंने जो है वो सारा कुछ किया। वो ये यही तो बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे हिंदुस्तानी हैं वो इस कल्चर को, इस संस्कृति जुबान को छोड़ते जा रहे हैं। और वाकई इनके पास नॉलेज बहुत है, और ये इस चीज नो पे बात डाउट। कर रहे हैं कि अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को जो है वो पहले नंबर पे रखें। मेरे ख्याल में इंटरेस्ट की बात है ना। अब हम्म। इंटरेस्ट की, ये इंटरेस्ट जगाना चाह रहे हैं, ये जिस तरीके से बता रहे हैं। इंटरेस्ट है अगर हमारा, मैं एक बात सिर्फ ऐड करना जी। चाहूंगा, ये अगर मीडिया जिसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया इतना, अगर ये इनको सजेशन देते, ये तो नॉर्मल वे में समझाना चाह रहे हैं ना, अगर ये सजेशन दें और प्रॉपर उस चीज के ऊपर वर्कआउट करें कि मीडिया हमारा जो है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, इस चीज को प्रेफर करे, मूवीज में और एड्स में इन चीजों को, हिंदी को प्रेफर करे। मीन्स के हिंदी को आगे लेके आए, बजाय इसके कि जैसे हमारी लैंग्वेज है, हम जो उर्दू बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं, उसमें भी उर्दू और इंग्लिश शामिल होती है। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, हम प्योर पंजाबी जिसे कहते हैं ना, ठेठ पंजाबी, थिक किस्म की, वो नहीं बोल पाते, वो बोल ही नहीं सकते। वर्डिंग ही वो आती नहीं है। किसी को बोलना पड़ जाए 2 जुमले 4 जुमले, तो वो 2 लाइन नहीं बोल पाएगा। इसी तरह हिंदी में सेम वही प्रॉब्लम, वो उस चीज को मेंशन कर रहे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है आजकल मूवीज में, और वो जो कह लें कि वेस्टर्न कल्चर जो है ना, उसको लोगों ने पकड़ा हुआ, वो उनको ज्यादा इजी लगता है बनिस्बत हिंदी के वर्ड। जैसे उर्दू को थिक यूज करना शुरू कर दे, हम कहते हैं इस चीज का क्या मतलब होगा, इसको इंग्लिश में क्या होगा, मतलब ये किस तरह, वो समझ ही नहीं आता। तो बात अगली समझाने के लिए अगले बंदे को, अगर मैं ठेठ किस्म की पंजाबी या थिक किस्म की उर्दू बोलना शुरू कर दूंगा, अगले बंदे को समझ नहीं आएगा, उसके ऊपर से गुजर जाएगा। आपकी बात गई जाया, पहली बात। दूसरी बात, आप उसको ये समझाने बैठ जाएंगे
कि उर्दू सीखें, ये सलीस उर्दू है, ये इस तरह ये जुमले हैं, इसका ये मतलब है, तो भाई वो साल लग जाएगा। ये काम होता है ऊपर से हुकूमत का, उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है इस चीज को, फ्लॉ को। ठीक है कि मीडिया पे जो चीज दिखाई जा रही है उसमें इंग्लिश वर्जन और उर्दू वर्जन जो है उसको थोड़ा कम रखा जाए, हिंदी को प्रेफर किया जाए, उसको आगे लेके आए, तो मेरे ख्याल में अवाम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सीख हासिल कर सकती है। हम यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दूंगा कि यहाँ पे बैठ के बहुत सारे मतलब महाभारत करते हैं, उसके वर्ड हमने बाहर आम जगहों पे यूज करने शुरू कर दिए हैं। लोग इस तरह देखते हैं हमारी तरफ, है क्या इसका क्या मतलब है। तो उसका बड़ा भाई था, तो मैंने उसे कह दिया तुम्हारा तो जेश भराता है ना, तो कहता है क्या कौन, मैंने कहा यार तुम्हारा बड़ा भाई मैं है। ना एक को कहा कि मैंने कहा कि तेरा मानसिक सल्तनत हिला हुआ है। कहता है हैं ये क्या होता है, और मैं तेरा ज़हनी तवाज़ुन खराब है। तो मतलब उसे नहीं पता। अब ये चीजें जो है ये कोट करने वाली है, इनकी नो डाउट नॉलेज जबरदस्त है। ब्रॉडकास्ट में ये आई थिंक ये वही हस्ती हैं जो ब्रॉडकास्ट में थी मेरे ख्याल में, तो हमने वीडियो की थी उसके ऊपर। तो नॉलेज नो डाउट इनके पास है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और लोग नीचे सुन भी रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने की बात है। आप बात सुन लें, उसके ऊपर अमल दरामद ना करें, और घर जाके यही लोग नीचे जो बैठे हैं सीरियसली माजरत के साथ, बहुत सारे लोग जो है घर जाके इंग्लिश बोलते होंगे, पूरी की पूरी फैमिली इंग्लिश बोलती होगी, तो वहां पे वो इंग्लिश यूज करेंगे, तो मतलब असर ना हुआ। वही लोग अगर घर जाके उस चीज को इम्प्लीमेंट करें कि यार हिंदी बोलनी है, शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश करनी है, बच्चों को भी सिखाना है। हाँ तालीम हासिल करें, वो इंग्लिश भी बोलें उर्दू भी बोलें, लेकिन प्रेफर जो है वो हिंदी को करें, तो मेरे ख्याल में तो कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। बिल्कुल जी, इनके समझाने का मकसद ही यही है कि संस्कृत जो है उससे लोग दूर होते चले जा रहे हैं, और उसके साथ जुड़े होने का फायदे जो इन्होंने बताए हैं वो भी बहुत सारे हैं। इन्होंने ये बताया कि उसके साथ जुड़े होने का फायदा ये है कि बहुत सारी जुबानें जो हैं वो इंसान को ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती हैं। जिस भी बंदे की संस्कृत के ऊपर ग्रिप होगी, जो संस्कृत को अच्छे से समझता है, उसे बहुत आसानी होगी बहुत सारी जुबानों को समझने में। जब बहुत सारी जुबानों को समझने में आसानी होगी बिल्कुल तो जो हिंदुस्तान की जो दूसरे लोग जुबानें बोलते हैं उनके साथ अटैचमेंट होने में जो को उसको इतना ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा, उनको समझने में इतना तरद्दुद नहीं होगा, वो आसानी से एक दूसरे को समझ सकेंगे, और प्यार और मोहब्बत का जो एक सिलसिला है वो कंटिन्यू होगा। और दूसरी चीजें इन्होंने ये कही हैं कि जो लोग यूरोपियन कंट्रियों के लोग हमें ज्ञान देते हैं वो हमारी ही किताबों से उन्होंने सीखकर हमें सारी चीजें बता रहे हैं, और हम लोगों को फिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये तो कुछ जानते ही नहीं है, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। हमारी पूजा पाठ के ऊपर जो भी वो तनकीद वो करते हैं, उन्हें इस चीज का क्या इल्म है। जब उन्हें इल्म ही नहीं है इस बारे में कि हम क्यों करते हैं, तो वो कैसे तनकीद कर सकते हैं। उन्होंने एक मिसाल भी दी है, राम मंदिर की उन्होंने मिसाल दी कि दो पक्ष जो है वो कोर्ट में अपना केस लेकर गए हैं, तो एक पक्ष जो है उसको किसी भी चीज का पता नहीं है, ना खुदाई के बारे में नॉलेज है, ना कल्चर के बारे में नॉलेज है, जो लैंग्वेज वहां पे यूज हुई है उसके ऊपर कोई ग्रिप नहीं है, तो वो कैसे अपना लॉजिक पेश कर सकता है कि ये जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। वो साबित कैसे कर सकता है जबकि तीन मुद्दे हैं, तीनों मुद्दों के ऊपर उसकी ग्रिप ही नहीं है। तो जो दूसरा पक्ष है वो हर चीज को जानते हैं, वो कल्चर को भी जानते हैं, वो जो फारसी जुबान है उसके ऊपर भी ग्रिप रखते हैं, वो खुदाई के बारे में भी पढ़े हुए हैं, वो डॉक्टर थे, तो इसलिए उनका जो पलड़ा था वो भारी होना चाहिए, या उन लोगों का पलड़ा भारी होना चाहिए जो सिर्फ जुबान से काम ले रहे थे, जो सिर्फ अपने मुंह से ये कह रहे थे सबूत कि नहीं दे रहे थे हाँ, ना। कि जो चीजें हैं जी ऐसे होनी चाहिए या वैसे होनी चाहिए। इसी तरह यूरोपियन जो कंट्री हैं वो हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे थे जी कि वहां पे औरत को सम्मान नहीं दिया जाता। एक ऐसी जो मुआशरा कह लें कि जो औरतों को जिंदा जला देते थे अपनी औरतों को, और यहाँ पे हिंदुस्तान में उस वक्त भी औरतों को सम्मान दिया जाता था, उस वक्त भी औरतों को सेनापति बनाया जाता था, उस वक्त की जो औरतें हैं उनके भी बड़े बड़े नाम हैं। हाँ उस वक्त रूल कर रही थी ना हाँ, तो हिंदुस्तानी ये जो है चीजें हैं जी, महिलाएं। संस्कृत के साथ जुड़े रहना चाहिए। संस्कृत के साथ जुड़े होने के जो फायदे हैं वो पता चलता है कि हमने औरतों के साथ कैसे सलूक करना है, औरतों को सम्मान कैसे देना है, अपने जो मुआशरा है उसके साथ कैसे चलना है। जितने भी जिंदगी के असूल और कवानीन है ना, वो सारे कुछ हमें उसमें मिलते हैं, जिससे लोग बहुत सारे फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उससे फायदा नहीं उठा रहे। ये इनके कहने का मकसद है कि हमें भी भरपूर फायदा उठाना चाहिए इन सब चीजों से। बिल्कुल जी। और उस वक्त मैं कई बार कह चुका हूँ कि 100 साल पहले जो है वो क्रिश्चियन में जो है वो कोई साइंसदान नहीं मतलब इतना ज्यादा मतलब हुआ करता, क्योंकि वो चर्च का रूल चलता था। पादरी जो होते थे या कुछ ऐसे मजहबी लोग जो होते थे वो उनको पागल कहते थे कि ये मजहब के हिसाब से ठीक नहीं है। और
साइंसदानों को पे जो है मरवा भी दिया जाता था। और जो विच का उन्होंने जिक्र किया कि विच वो किसी भी औरत को अगर करवाना मरवाना हो तो उसको विच कह के विच कह के जो है उसको जिंदा जला देते थे। और विच का तो हमें खैर तभी पता चला जब हम जो है कोई नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज देख रहे हैं ना, उस वजह से पता चला। उससे पहले तो कंसेप्ट भी नहीं था पता कि विच होता क्या है। खैर देखी वही ना, हमने देखी है ना, तो उसकी वजह से पता चला है। मेरी जीएफ थी ना काफी। अच्छा खैर वो भी रिलेटेड ही ऐसी चीज है। अच्छा ओ किस तरफ चल पड़ा है। तो बहरहाल ये है कि अच्छा बात जी करने जी का। जी जी बोल। आपको अपनी गर्लफ्रेंड की पड़ी हुई है, यहाँ पे संस्कृति की पड़ी हुई है, अच्छा समय बोले बोले वीडियो और है। माजरत के साथ जी। और बाकी रही बात के जो अपना क्या कह रहा था यार, बुला दिया है। विच हंटेड के बारे में विच विच के जो है वो मरवा देते थे, और उस वक्त जो है वो इंडिया में रूल कर रही थी महिलाएं। और लेकिन ये सुधांशु त्रिवेदी, मैं मानता हूं कि इनके पास बाकी जी बहुत नॉलेज है अपने धर्म के लिहाज से, संस्कृत के लिहाज से, और सियासत भी इनकी जो है वो कर रहे हैं, और बेहतरीन बंदे नजर आ रहे हैं। क्योंकि इन्होंने बीच में कहा कि एक जो पक्ष है उनकी बुक में ये लिखा हुआ है कि चिपटी है और जो है वो, लेकिन मैं हर्ट नहीं करना चाहता। सल्यूट करता हूँ। एक चीज है कि वो हर्ट नहीं करना चाहते किसी को भी, लेकिन अपने आप को भी जो है वो आगे लेके आना चाहते हैं, अपनी बात को भी क्लियर करना चाहते हैं। ये अच्छा है, क्रिटिसाइज भी नहीं करना किसी को बुरे लहजे में या बुरे अंदाज में। और रही बात जो चिपटी वाली, वो हम कितनी वीडियो में बात कर चुके हैं। खैर, तो अभी बात करते हैं। तो ये बात ठीक है, अगर हम संस्कृत सीख लेंगे तो कितनी जो उन्होंने कहा कि लैंग्वेज हैं वो उसी संस्कृत से निकली हैं, उनके वर्ड आपको समझ आ जाएंगे, वो लफ्ज आपको समझ आ जाएंगे सारे, अगर आपको संस्कृति आती है तो। अगर नहीं आती तो आप जो है वो फिर सोचते रहेंगे ये कौन सी लैंग्वेज है, ये बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, ये है तो वो है। और उसके अलावा जो है कन्नड़ की बात की, कन्नड़ लैंग्वेज की, तो उसके वो कितने शब्द उन्होंने बीच में दोहराए कि ये सारे संस्कृत से निकले हैं। अगर संस्कृति जबान आएगी तो सबको आएंगे वो, तो कन्नड़ लैंग्वेज किसी को भी मुश्किल नहीं लगेगी। लेकिन लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि मिक्स को, और जो दूसरी इंग्लिश की है। और ये वही चीज बता रहे हैं कि हमारे जहनों में ये भर दिया गया है ऐसा सारा कुछ कि वो ही ठीक है, ये वाले ठीक नहीं है, ये जो है वो डिग्रेड हमें कर दिया गया है कि ये वाले जो हैं वो है ही पिछड़े हुए या ऐसे कुछ। तो इस वजह से लोग जो हैं वो उनका कल्चर पकड़ रहे हैं, अपना कल्चर छोड़ रहे हैं। तो ये नहीं कहते कि इंग्लिश ना सीखें, लैंग्वेज सीखनी चाहिए, लैंग्वेज कोई भी हो सीखनी चाहिए, और फायदे देती है आखिर लैंग्वेज। बाकी ये है कि इन्होंने जो है प्रमोट किया अपने धर्म को भी, और साथ साथ सियासत भी कर रहे हैं, और नॉलेज भी काफी है इनमें, और बाकी जो धर्म है उनकी भी इज्जत कर रहे हैं। दैट्स गुड। और बाकी अगला पार्ट जो है वो भी हम करेंगे, क्योंकि अच्छा जो है वो इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, और काफी सारा जो है ना कुछ सीखने को मिलता है, और सीखने का कहीं से भी मिले सीखना चाहिए। और जो अंग्रेज हैं वो अपना संस्कृति जो वेद हैं उनसे सीख के जो है वो आप देख लें क्या क्या कुछ जो है वो साइंस में तरक्की कर रहे हैं। और यही चीज बताना चाहते हैं कि हम जो है वो अपनी किताबों को छोड़ दिया है, अपनी संस्कृत को छोड़ दिया है, तो हम जो है वो साइंसदान नहीं बन रहे, क्योंकि हमारे जहनों में भर दिया गया है कि आप कुछ भी नहीं है, आप जीरो हैं, आप डाउन हैं। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हम सबसे ऊपर हैं। वो जो गुरु का कह रहे थे कि वो उधर आए मार्क जुबर्ग का, तो उन्होंने कहा कि हमने जगत गुरु बनना है। तो बाकी ये है कि वीडियो अच्छी थी, मजा आया वीडियो देख के, एंजॉय किया जी। देखिए रहिए वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, वहां पे विजिट कर लीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।